दिस इज़ योर 10th लेक्चर ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री, जिसके अंदर हम गुप्ता एम्पायर को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट हम एंशियंट हिस्ट्री के एकदम एंड पे आ चुके हैं, बस ये ख़त्म करेंगे और आप महारत हासिल कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैनेज कर लेना, ओके। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो 250 AD का अप्रॉक्सीमेटली टाइम माना जाता है इसका, ठीक है। 3rd सेंचुरी माना जाता है इसको। गोल्डन एज भी कहते हैं, तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा है कि बताए किस पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं, तो आप गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर टिक लगा देना, उतने में आपका काम बन जाएगा। थोड़ा अंदाज़ा रख लीजिए, 3rd सेंचुरी की बात हो रही है, 250 AD के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे टॉपिक समझेंगे और हमारा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इनके फाउंडर की बात करें तो वो थे श्रीगुप्त, जो कि वैश्या क्लेन के थे। वैश्या समझ पा रहे हैं आप, मतलब कि जो वर्णा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम में 4 जो बनाए गए थे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्र। तो जो वैश्या थे 3rd वन, उनके थे जो हमारे श्रीगुप्त थे, जिन्होंने फाउंडेशन किया था गुप्ता डायनेस्टी का, जो कि 240 से 280 AD के बीच से उनको जो टाइटल दिया गया था वो महाराजा ही टाइटल दिया गया था। ओके, इतना समझ आया आपको? बहुत ज़्यादा बेसिक सा है ये, श्रीगुप्त याद कर लीजिए आप, वैश्या क्लेन था, इससे ज़्यादा इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो ये पूछता है बार बार कि बताइए गुप्ता डायनेस्टी के या फिर गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे। अभी चंद्रगुप्त मत डाल देना कि गुप्त गुप्त, बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होता है, ठीक है। सेकेंड रूलर कौन थे? घटोत्कच, जो कि 281 AD से 320 AD के बीच इनका टाइम माना जाता है। इन्होंने भी टाइटल जो लिया था वो महाराजा लिया था। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कभी क्वेश्चन आया है इनके ऊपर, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया, बट कोई सीरीज ना टूट जाए, जैसे हम 1st, 2nd, 3rd रूलर से बता रहे हो, इसलिए मैंने उनका भी नाम मेंशन कर दिया। फिर यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है 3rd रूलर, जिनको चंद्रगुप्त वन बोला है, या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट या प्रथम, जैसा भी आप बोलना चाहें। इनका जो टाइम था वो 320 AD से 330 AD के बीच था। आपका बोर्ड क्लियर है? इनका जो टाइम पीरियड था वो कुछ ये था, ठीक है। ये किसके बेटे थे? सन ऑफ घटोत्कच, तो घटोत्कच के ही बेटे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्होंने कुमारा देवी से शादी की थी, जो कि प्रिंस थी लिलिचवे क्लेन ऑफ नेपाल की। तो ये बार बार आता है लिलिचवे क्लेन जो है ना, ये वाला वर्ड आप याद कर लेना। ये मैंने PYQ में देखा था कि बताइए किसने लिलिचवे क्लेन से, क्लेन की मतलब उनकी बहू थी, या बहू कह रही उनकी बीवी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, उसका चंद्रगुप्त फर्स्ट था। तो वो PYQ में मैंने देखा था, इसीलिए यहाँ लिख दिया है, ठीक है। टाइटल इनको महाधिराज का दिया गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए किसको ये टाइटल दिया गया है। इन्होंने फॉलो की थी मैट्रिमोनियल एलियंसेस, रूल ओवर, इन्होंने मैट्रिमोनियल एलियंस करके रूल किया था मगध के ऊपर, साकेत के ऊपर और प्रयाग के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, चिल होके बैठिए, समझ आ रहा है, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट करिए, सब कुछ क्लियर है, ओके। ज़्यादा टेंशन मत पालिए, टेंशन पाल के ऐसा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ठीक है। गुड प्रेशर होना अच्छी चीज़ है, बट आप ओवर हो जा रहे हो, बिल्कुल इतना कि परेशान हो चुके हो। मेरे को जब मैसेज करते हैं ना, तो मेरे को समझ आता है कि बच्चे कितनी बुरी हालत में हैं अभी। तो चिल रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर होगी। देखो अगर आज आपको कोई चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए कि जो भगवान है वो आपकी मेहनत को रजिस्टर कर रहा है। वो यहाँ गिफ्ट नहीं देगा तो कुछ ऐसा गिफ्ट देगा जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ओके। हम 4th रूलर की तरफ चलें। समुद्रगुप्त, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ में बार बार देखा जाता है। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए, 330 से 380 AD के बीच का है। इनको धर्म प्रचार बंधु भी ऐसा नाम दिया गया है। ये मेरे को कहीं भी PYQ में नहीं मिला, बट मैंने मेंशन कर दिया है, इन केस कभी आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। इनको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर भी बोला जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन जो है ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया बहुत बार आया है एग्जाम में कि कौन है नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसने इनको ये नाम दिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनका जो नाम है किसने दिया था इनको? VA स्मिथ ने इनको ये नाम दिया था, ठीक है। इनको टाइटल भी मिले हैं कविराज, विक्रमांका, प्रकार माना, ठीक है। तो इनको टाइटल देंगे जिसमें कविराज वाला जो है वही आपको PYQ में देखने को मिला है कि कविराज क्यों, क्योंकि इनको बहुत शौक था, ये खुद भी लिखा करते थे, इनको संगीत का शौक था, तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। हिज कैंपेन आर मेंशन इन द आयरन इंस्क्रिप्शन, इनके जो कैंपेन हैं उन्हें आयरन इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।
यहाँ मेरा लिखना रह गया था इलाहाबाद पिलर पे, इसलिए मैंने अभी मेंशन कर दिया। ठीक है, तो एमपी में एक पिलर है इलाहाबाद में, वहाँ पे एक पिलर है जहाँ पे इनके कैंपेन्स के बारे में पता चला है। तो हमें हिस्ट्री के बारे में ऐसे ही तो पता चलता है ना, कई बुक्स से पता चलता है, कोई पिलर से पता चलता है, जो भी आर्किटेक्ट बनाते हैं उससे पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चला। और ये वीणा के साथ इनकी कॉइन भी रिलीज, जिसमें मैंने आपको बता दिया इनको म्यूज़िक का बहुत शौक था, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, और एक कॉइन भी मिला है जिसमें ये वीणा के साथ दिख रहे हैं, तो इनको म्यूज़िक का काफ़ी शौक था। ठीक है, आगे चले हम चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि हमारे 5th रूलर थे। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ मैं कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि इनको विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है, इनको नाम दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आई गेस मैं 5-6 बार पीवाईक्यू में चेक कर चुकी हूँ कि विक्रमादित्य किसे बोला गया है, किसे बोला गया है, किसे बोला गया। तो ये अच्छा, एक और चीज़ आप सुन लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंटेंट कहाँ से ला रही हूँ। तो देखिए, पीवाईक्यू मैंने पूरा एनालिसिस किया है, बहुत सालों की पीवाईक्यू लगा चुकी हूँ, ये 5-6 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा। मेरे हिसाब से मैं 90-80 से पीवाईक्यू चेक करते जा रही हूँ। उसके बाद जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, मैं अब आपको डायरेक्टली वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ। सो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पीवाईक्यू में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको यहीं पे बता दूँगी। ठीक, इनका जो कोर्ट था ना वो उज्जैन में था। इनको ये टाइटल जो मिला था विक्रमादित्य, वो कहाँ से मिला था, जब इन्होंने हराया था रुद्रसिम्हा III को, जो कि क्षत्रप किंग थे उज्जैन के। तो उस टाइम पे इनको ये टाइटल मिला था, इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो विक्रमादित्य कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि विक्रमादित्य हमारे चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को ही नाम दिया है। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली मेंशन अबाउट हिम। तो जो एक आयरन इंस्क्रिप्शन है, एक आयरन का बहुत बड़ा पिलर है, जस्ट कुतुब मीनार के साइड पे है, कुतुब मीनार नहीं है, उसके साइड पे अलग से थोड़ा सा एक आयरन का बहुत बड़ा पिलर है, उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन हुआ है। तो जब उसको समझा गया, उसमें क्या क्या लिखा गया है, तो हमें ये पता चला कि उसके बारे, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही हमें ये जानकारी मिली है। His court was adorned by a 9 gems called नवरत्नास। तो इनके जो कोर्ट में 9 नवरत्ना तो 9 ही होते हैं, ऑब्वियसली 9 आ गया। तो नवरत्नास थे इनके कोर्ट में, क्योंकि बहुत खुले दिल के इंसान बोल सकते हैं, इनको ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद था। ठीक है, तो इन्होंने 9 नवरत्ना, मतलब नवरत्ना को रखा था। नवरत्ना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे अलग से आपके लिए लिख भी दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप इसके नोट्स आराम से बना सके। ठीक है, तो 9 के 9 नवरत्नास आपके ये रहे। ये पीवाईक्यू में आता है, बताइए, जैसे ये आता है वराह मीरा, तो बोलते बताइए क्या थे, कौन थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर थे, पोइट थे और फिजिशियन थे, क्या थे। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। और कौन नवरत्ना रखता था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। तो देख ले एक बार, वराह मित्रा मतलब जो एस्ट्रोलॉजर थे। कालिदास, ऑब्वियसली कालिदास याद रख लीजिए, कालिदास का नाम हम सभी कालिदास नाम से फेमिलियर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कालिदास किस टाइम के थे, चंद्रगुप्त सेकंड के साथ के थे, कंटेम्प्रेरी थे। अच्छा देखो, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कालिदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि हाँ भाई, जब चंद्रगुप्त सेकंड नहीं उन्हें अपने कोर्ट में जगह दी है, तो ऑब्वियसली वो उनके साथ साथ ही थे। कॉमन सेंस वाक्य। ठीक है, तो कालिदास जो है, दिख रहा है आपको बोर्ड, ठीक है। कालिदास जो थे वो पोएट थे, एक शंकु थे वो आर्किटेक्ट, विशाखादत्त जो कि एक पोइट थे, उन्होंने एक बहुत उनकी फेमस हुई थी मद्र राक्षस। तो ये कुछ याद रख सकते हैं, बोल सकता है कि बताइए मद्र राक्षस जो थी पोइट कहानी, वो किसने लिखी थी, तो आपको विशाखादत्त याद होना चाहिए। कहा पना का एस्ट्रोलॉजर थे। अमर सिंह, ये भी पोइट थे। हरि सेन से भी आप शायद फेमिलियर होंगे, बहुत बार ये नाम देखने को मिलता है। तो हरि सेन भी पोइट थे। और इन्होंने जो मैं आयरन पिलर की बात कर रही थी अभी, कि कुतुब मीनार के जो साइड में ही इनके इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया है, तो इन्हीं ये पोइट थे जिन्होंने ये सारे इंस्क्रिप्शन में लिखा था। तो ये आयरन पिलर वाला आपको ये याद होना चाहिए। धनवंतरी, इनका भी बहुत फेमस नाम है, ये भी एक फिजिशियन थे, जो कि अकेले फिजिशियन थे इन नव रत्ना में से। और शूद्र का, ये भी एक पोएट थे, इन्होंने लिखा था मृत छत्रिका। तो इन्होंने एक कहानी लिखी थी मृत छत्रिका, ये सब। तो इतना आप याद कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, ताकि आप नोट बनाना चाहे तो बिल्कुल बनाइए, अदरवाइज टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद हमें आगे भी करना है, इतने में ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी 1-2 रूलर्स और रह गए, उनको ख़त्म करके हमारा गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगा।
ये आपके 6th और 7th रूलर है, सिर्फ आपको यही और करना है, फिर इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। 6th रूलर जो थे वो थे इनके कुमार गुप्त फर्स्ट, जिनका जो टाइम था वो 415 से 455 AD के बीच में चला था। कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने ही क्या किया था, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। जो फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, इनका फाउंडेशन जो था वो कुमार गुप्त ने रखा था। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुमार गुप्त थे फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में थी और किससे रिलेटेड, बुद्ध धर्म से रिलेटेड थी। तो थोड़ा बहुत अंदाजा रख लेना। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुनास के साथ। हुना थे जो कि आक्रमण करते थे और ये ज़्यादातर मंगोल वाले इलाके से आते थे। ठीक है, इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज नेम द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर वाज डिस्टर्ब ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द तुर्को मंगोल ट्राइब हुनस। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बोला, हुना कौन थे, तुर्को मंगोल ट्राइब थी एक, तुर्क और मंगोल का मिक्सचर हुनस थे। तो जब ये आखिरी सालों में थे अपने, मतलब जब इनका पूरा शासनकाल चला था, तो इनके आखिरी सालों में ही सब कुछ बिखर सा गया था। मतलब जो भी अच्छी तरीके से गुप्ता एम्पायर चल रहा था, जिसकी वजह से हमें स्वर्ण काल कह रहे थे, गोल्डन एज कह रहे थे, वो सब कुछ बिखरता जा रहा था और बस इन्वेशन ही हुए जा रहे थे। मतलब कि लोग बाहर की जो फॉरेन है इन्वेडर्स हैं, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसी की बात तो हम मेडिवल करेंगे ना, तो मेडिवल में क्या होता है, फिर आपका दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है ना, गजनी आते हैं, गौरी, ये सब भी आते हैं उससे पहले। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो इतना अंदाज़ा आपको लग गया कि अगर गुप्ता अगर एंड के टाइम की बात है थोड़ी बहुत, तो उसके बाद ये सब शुरू हो गया था। तो हुनास मतलब कि तुर्क मंगोल ट्राइब। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुना कौन थे, तो इसमें आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। तो सब कुछ बिखर गया था और हुना के साथ लड़ाई करते करते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको टाइटल दिया था शक्र आदित्य का। थोड़ा बहुत इतना याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ फर्स्ट वाले से आता है, नालंदा यूनिवर्सिटी से कौन थे फाउंडर, तो उससे आधा दिमाग में रख लेना, कुमार गुप्त थे। अब इनके 7th रूलर देख लेते, जिनका नाम था स्कंदगुप्त। 455 AD से 467 AD के बीच इनका पूरा टाइम पीरियड था। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया था हुना को 2 टाइम्स, 2 टाइम इन्होंने हराया था हुनास को। ठीक है, इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक, एक लेक है सुदर्शन लेक, तो उन्होंने रिपेयर का काम जो था वो इन्होंने किया था। ठीक है, आफ्टर हिज दैट द ग्रेट डेज ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज ओवर। जब इनकी मृत्यु, देखो इसके बाद मैं आपको और कुछ क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया था, नहीं, पर जो ग्रेट डेज थे, जो बहुत अच्छा चल रहा था, वो सब कुछ बिखर गया था, एक फॉर्मेलिटी जैसे चलने लग गया था इनके बाद। ठीक है, तो ग्रेट डेज जो थे वो ओवर हो चुके थे। एम्पायर कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको बोला कि एम्पायर तो नहीं रुका, एम्पायर तो चलता ही रहा, वो नहीं रुका, क्योंकि इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो होंगे, वो तो माने जाएंगे भाई यही गुप्ता एम्पायर के हैं, तो वो तो चलेगा सब कुछ। पर जो सब कुछ जो सेंट्रल कंट्रोल था ना, जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझाते, जैसे हमारा इंडिया है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट चलती रहती है और उनको सबको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गुप्ता को अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह समझिए, और उन्होंने हर एक प्रांत में एक गवर्नर को सेट कर रखा था। तो जो सेंट्रल पावर थी वह वीक हो गई, तो जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हो जाएगी तो जो स्टेट की पावर है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए जो गवर्नर थे वो अपने आप को खुद ही किंग घोषित करने लग गए कि अब मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि जो सेंट्रल कंट्रोल था जो गुप्ता का, वो सब तो खत्म हो चुका था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वीक पड़ चुका था। कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं आया जिसने वापस से इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि जो गवर्नर थे, जो लोकल गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को फेडरेटरी किंग घोषित कर दिया, और हेरिडेटरी राइट के साथ। मतलब कि अगर ये गवर्नर है, हेरिडिटी का मतलब होता है जन्म से, कि मेरा आने वाला वंश ये मेरी पोस्ट को संभालेगा। जैसे अगर आज मैं गवर्नर हूँ तो मेरे आने वाले जो बच्चे होंगे वो इस गवर्नर की पोस्ट को संभालेंगे, तो उन्होंने हेरिडिटरी बना दिया। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। ठीक है, साइड हो जाती हूँ, नोट करना चाहे तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, सो आपका गुप्ता एम्पायर यहीं ख़त्म होता है। थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शायद ढंग से नहीं आवाज़ आ रही होगी मेरी, बट थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। ओके, सो टॉपिक कैसा लगा मुझे बताना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर PDF, और कुछ भी न्यू अपडेट्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।